नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल बीएसएटी की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 120 प्रश्न जो खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों, आज की वीडियो को आप ऐसे देखिएगा कि मानो आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और आप परीक्षा को सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्न पत्र आपके हाथ में है और कॉपी पेन लेके बैठेंगे दोस्तों तो आपके लिए ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहां पर जब हम प्रश्न को डिस्कस कर रहे हैं तो आप उस प्रश्न की संख्या के सामने आपके द्वारा जो सही उत्तर आपको लगता है उस आंसर को आप लिखिए। और जब प्रैक्टिस सेट हमारा खत्म होगा तो आप चेक करिए कि 120 प्रश्नों में आप कितने प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं, जिससे दोस्तों आपको यह पता चले कि अभी आपको तैयारी में कितना और प्रयास करना है, कितनी और मेहनत करनी है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो में कुल कितने प्रश्नों को आप हल कर पाते हैं। प्रश्न पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है, सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? विचार करके बताएं इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। जी मित्रों, अगर हम बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो फार्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है, वह होता है H2SO4। प्रश्न में आपको पूछा है सल्फ्यूरस अम्ल का, तो दोस्तों H2SO3 के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं सल्फ्यूरस एसिड को। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए मित्रों, देखते हैं अगला प्रश्न। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव्य बन जाता है वह क्या कहलाता है? ठोस का क्या कहलाएगा? ऐसा तापमान जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है। जी मित्रों, अगर हम बात करें तो जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह ठोस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। और दोस्तों, गलनांक पर ठोस और द्रव प्रावस्था साम्यावस्था में होती है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। जी, विचार करके बताया दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से कौन एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को ना ही लाभ होता है और ना ही किसी प्रकार की हानि होती है? जी, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, सभी का उत्तर बिल्कुल सही आना चाहिए। बिल्कुल सही, सहभोजिता। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। सहभोजिता ऐसी पारस्परिक क्रिया है दोस्तों जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को ना ही किसी प्रकार का लाभ होता है और ना ही किसी प्रकार की हानि होती है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए सही विकल्प है। जैसे अगर दोस्तों हम देखें इसका एग्जाम्पल, तो वृक्षों पर दोस्तों आपने कवक और शैवाल का उत्पन्न होना देखा होगा, तो यह जो है सहभोजिता का एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए मित्रों, देखते हैं अगला प्रश्न। गर्म हवा के गुब्बारे का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या है? जी मित्रों, इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। मोंटगोल्फियर भाइयों के द्वारा गर्म हवा के गुब्बारे का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए मित्रों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम्पी के स्मारकों के समूह कहां किस राज्य में स्थित हैं? जी मित्रों, अब केवल खंडहर के रूप में अवशेष ही बाकी हैं हम्पी के स्मारकों के। बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राज्य में स्थित है हम्पी के स्मारक। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए मित्रों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? विचार करके बताएं दोस्तों। पद्म भूषण, परमवीर चक्र, भारत रत्न और पद्म विभूषण में कौन भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? जी मित्रों, अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार जो है दोस्तों असाधारण राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। और दोस्तों, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमान राजेंद्र प्रसाद के द्वारा भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। 2 जनवरी 1954 को इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। किसी सामान्य वस्तु की मांग में गिरावट उपभोक्ता की आय में किसके साथ होती है? जी दोस्तों, वस्तु की मांग में गिरावट कब होगी? जब आपकी आय बढ़ेगी, कम हो जाएगी, स्थिर रहेगी या फिर दोगुना हो जाएगी? जी, किसी सामान्य वस्तु की मांग में गिरावट दोस्तों उपभोक्ता की आय में गिरावट के साथ होती है। अर्थात जब उपभोक्ता की इनकम घटती है तो उसकी मांग भी घट जाती है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया सही विकल्प है। चलिए मित्रों, देखते हैं अगला प्रश्न। अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र अल्पकालीन औसत लागत वक्र को किस में अल्पकालीन औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर काटता है? जी, ऊपर नीचे दाएं बाएं। जी मित्रों, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र
अल्पकालीन औसत लागत वक्र को नीचे में अल्पकालीन औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर काटता है? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। नौसेना, सैन्य और वायुसेना का कार्य भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विचार करके बताएं। नौसेना, सैन्य और वायुसेना का जो कार्य है भारत की संविधान के 7वीं अनुसूची में दिया गया है। तो दोस्तों एक प्रश्न तो आपका यह तैयार हो गया कि नौसेना, सैन्य और वायुसेना का कार्य भारत के संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। तो दोस्तों 7वीं अनुसूची में किस सूची में सूचीबद्ध है? केंद्र, राज्य, समवर्ती या विश्व? जी दोस्तों अगर हम देखें तो नौसेना, सैन्य और वायुसेना जो है वो केंद्र के अंतर्गत आने वाली संस्थाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। 7वीं अनुसूची में दी गई केंद्रीय सूची में सूचीबद्ध है। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। जी विचार करके बताएं दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से सबसे पहले तोमर राजपूतों के द्वारा काल में राजधानी किसे बनाया गया था? जी मित्रों, दिल्ली सबसे पहले तोमर राजवंशों के काल में राजधानी बनी थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, तोमरों से दिल्ली को चौहानों ने छीन लिया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का पहला आधिकारिक जनगणना अभियान किस वर्ष चलाया गया था? जी मित्रों, भारत का पहला आधिकारिक जनगणना अभियान वर्ष 1881 में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों इस अभियान के द्वारा लॉर्ड रिपन के समय प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर नियमित दशकीय जनगणना प्रारंभ की गई थी। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया राइट ऑप्शन है। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जी मित्रों, विकलांग और बेरोजगारी को राहत भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? जी दोस्तों सारे ही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप लोग लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। बात करें इस प्रश्न की दोस्तों, तो विकलांग और बेरोजगारी को राहत भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई राज्य सूची में सूचीबद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता और अस्पताल भी इसी सूची के विषय है, क्योंकि दोस्तों लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता और अस्पताल का जो मतलब केयर है, मैनेजमेंट है, वह भी राज्य के द्वारा की जाती है, तो इसीलिए यह भी राज्य सूची में सूचीबद्ध होते हैं। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार दिए गए विकल्पों में से किसको मंदिर में उपहार में दी गई भूमि कहा जाता था? जी दोस्तों इस प्रश्न की बात करें तो चोल अभिलेख में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार मंदिर में दान दी गई भूमि को देवदान कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें ब्राह्मणों को भी जो दान दिया जाता था तो ब्रह्मदेह कहा जाता था ऐसी भूमि को जो ब्राह्मणों को दान दी जाती थी। इसके अलावा दोस्तों बात करें जैसे स्कूल या फिर शैक्षणिक प्रयोजन के लिए जिस भूमि का दान दिया जाता था उसे हम साला भोग कहकर जानते थे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया राइट ऑप्शन हो जाएगा। मंदिर में उपहार दी गई भूमि को दोस्तों देवदान द्वारा कहा जाता था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। राजेंद्र प्रथम किसके पुत्र थे? जी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विचार करके बताएं राइट ऑप्शन इस प्रश्न के लिए क्या होगा। जी राज प्रथम, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से कौन बृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान में है? जी लद्दाख, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। लद्दाख वृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है और यह हिमालय की एक सतत एवं ऊंची श्रृंखला है। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। कोशिका में केंद्रक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए होता है? जी क्या आप जानते हैं दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही, कोशिका में केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं? जी सामान्य विज्ञान के कई सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
जी दोस्तों, अगर हम बात करें तो कोशिका कला, कोशिका द्रव्य केंद्रक, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यह तीनों जो है वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं। चलिए मित्रों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राणी जगत के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा संघ नहीं है? जी, प्राणी जगत के वर्गीकरण में दोस्तों अगर हम बात करें तो मोलस्का, रज्जुरकी और एनेलिडा ये तीनों ही आते हैं, जबकि अगर हम बात करें प्रगुही तो यह एक संघ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी मित्रों हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही विकल्प। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की किस के कारण होता है? तो दोस्तों जो घर्षण का बल लगता है वह दो पृष्ठों के संपर्क में किस प्रकार के संपर्क में आने के कारण होता है? जी बिल्कुल सही, घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है जो गति करने में वस्तु का विरोध करता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल सही विकल्प। और दोस्तों अगर हम बात करें तो इसकी दिशा, जो घर्षण की दिशा होगी वो सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत डायरेक्शन में होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन। चलिए मित्रों, देखते हैं अगला प्रश्न, स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? जी, स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए मित्रों, देखते हैं अगला प्रश्न, विद्युत की खोज किसने की और त्वरित चालक और द्विफोकसी का आविष्कार किसने किया था? जी मित्रों, विद्युत की खोज और त्वरित चालक और द्विफोकसी का आविष्कार जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए मित्रों, देखते हैं अगला प्रश्न, हुमायूं के मकबरे के वास्तुकार कौन थे? जी दोस्तों, विचार करके बताएं, और कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था। जी मित्रों, इस प्रश्न की बात करें तो हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार जो है मेरक मिर्जा ग्यास यानी ज्ञात था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन है। दोस्तों अगर हम बात करें तो हुमायूं का मकबरा कहां स्थित है? दिल्ली में स्थित है, और याद रखिएगा इसका निर्माण जो है हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने करवाया था। चलिए मित्रों, देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार राष्ट्र के उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है? जी मित्रों, राष्ट्र के उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा को प्रोत्साहित करने के लिए पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया वेरी गुड बच्चा, बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न, वर्षा की बूंदों के गोलीय आकार का उल्लेख करने के लिए जल के निम्नलिखित गुणों में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? जी, जो बारिश की बूंदें होती हैं दोस्तों वह गोल होती है, तो निम्नलिखित में से किन गुणों का किसका प्रयोग करके यह बताया जा सकता है? जी मित्रों, हम जानते हैं सरफेस टेंशन माने पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम रखने की प्रवृत्ति रखती हैं, जिसके कारण वर्षा की बूंदों की आकृति दोस्तों किस प्रकार की? गोलाकार हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस नहीं है? तो दोस्तों ग्रीन हाउस से संबंधित जो प्रश्न है ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर परीक्षा में ग्रीन हाउस ग्लोबल टेम्परेचर से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। जी मित्रों, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन जो है वो प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए मित्रों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विचार करके बताएं दोस्तों, दिए गए ऑप्शंस में राइट ऑप्शन इस प्रश्न के लिए क्या होगा? जी मित्रों, जातकों के विषय की अगर हम बात करें तो इनकी रचना जो है सामान्य लोगों के द्वारा की गई थी, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न, आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विचार करके बताएं राइट ऑप्शन इस प्रश्न के लिए क्या होगा?
जी दोस्तों, अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो आईने अकबरी जो है वो अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करता था। मतलब जो स्टैटिस्टिकल जो डेटा होता था उसे रिप्रेजेंट करता था आईने अकबरी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और दोस्तों अगर हम बात करें तो आईने अकबरी जो है वो अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा की तीसरी जिल्द है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया था? जी, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार दोस्तों गुरु अंगद ने किया था। किसने किया था? गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था और इन्होंने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन। चलिए मित्र बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी? जी मित्रों, इस प्रश्न की बात करें तो समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ विजय का उल्लेख जो है प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ विजय का उल्लेख मिलता है और इस युद्ध में दोस्तों उसने 12 राज्यों को पराजित किया और इन राज्यों के प्रति ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई गई। अर्थात दोस्तों विजय के बाद उनके राज्य वापस कर दिए गए व इन्हें पुनः शासन करने की अनुमति दे दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए मित्रों जिन्होंने भी बताया वेरी गुड, बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु खनिज नहीं है? विचार करके बताएं कि कौन धातु जो है वो खनिज नहीं है। जी साथियों, बॉक्साइट, जिप्सम और हेमेटाइट खनिज की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अधातुओं में कौन सी द्रव है? जी अधातु दे रखी है, विचार करके बताया दोस्तों कौन सी द्रव है। जी बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्रोमीन। ब्रोमीन द्रव है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की थी? दोस्तों सभी का उत्तर बिल्कुल सही आना चाहिए। इस प्रश्न को आप बचपन से ही पढ़ते आए हैं। जी मैरी क्यूरी ने वर्ष 1878 में रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की थी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? दोस्तों विचार करके बताएं। स्टोन कैंसर माने एक ऐसा कैंसर जो स्टोन में होता है, पत्थर में होता है। आप समझ सकते हैं कि या तो मूर्तियों में या फिर जो मार्बल की बड़ी बड़ी हमारे यहाँ बिल्डिंग्स बनी है जैसे ताजमहल, इस प्रकार की जो बिल्डिंग्स बनी है उसमें जो स्टोन कैंसर होता है उसके पीछे कारण क्या है? जी मित्रों, एसिड रेन, अम्ल वर्षा के कारण स्टोन कैंसर होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और स्टोन कैंसर जो दोस्तों मूर्तियों में और संगमरमर के भवन आदि में होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। जी विचार करके बताएं ब्राइन क्या है? जी साधारण नमक माने NaCl का संतृप्त विलयन है ब्राइन। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प है। अगला प्रश्न, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी है? जी मित्रों, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण हैं? विचार करके बताएं दोस्तों। कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंसेज जो है वो किस प्रकार के लेंसेज के एग्जाम्पल हैं? बिल्कुल सही, उत्तल अवतल दर्पण गोलीय दर्पण के एग्जाम्पल हो जाएंगे। विकल्प नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, जी दोस्तों दिए गए विकल्पों में से किसका उपयोग करते हुए डिजिटल चित्रों का आकार बदला जा सकता है, उन्हें टैग किया जा सकता है, इन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप विकल्प द्वारा एल्बम में सजाया जा सकता है तथा बाहरी उपयोग के लिए तस्वीरों को भेजा जा सकता है, ईमेल या प्रिंट के द्वारा इसे तस्वीरों को भेजा जा सकता है। विचार करके बताएं दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन क्या होगा? जी चारों ही ऑप्शन में ऑर्गेनाइजर दे रखा है। किसके लिए पूछा गया दोस्तों? चित्रों के लिए। तो क्या होगा? इमेज ऑर्गेनाइजर ही ये सब कर पाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं किस प्रकार का परिवर्तन कहलाता है? जी दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए।
जी मित्रों, जिस परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है क्या कहलाता है? जी, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है आघात वर्धनीयता कहलाता है। और दोस्तों अगर हम बात करें तो सोना और चांदी जो है आघात वर्ध धातु के प्रमुख उदाहरण हो जाएंगे। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया सही विकल्प है। अगला प्रश्न। जी दोस्तों, विचार करके बताएं कि दिए गए विकल्पों में से कौन उसी जाति के व्यष्टियों की वह संख्या है जो दी गई समयावधि के दौरान आवास में कहीं और से आए हैं। जी, अप्रवासन, ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न। दोस्तों, भारत में 1772 ईस्वी में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। दो कथन आपको दे रखे हैं कि यह एक फौजदारी अदालत थी, दूसरा कथन है यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। विचार करके बताएं इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा। जी दोस्तों, यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था सही है, जबकि यह एक फौजदारी अदालत थी यह गलत है। तो दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सभी का उत्तर जो है बिल्कुल सही आना चाहिए। जी दोस्तों, इस प्रश्न की बात करें तो प्रेस की स्वतंत्रता, व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता आदि जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 भाग 1A के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो दोस्तों शुरुआत कहां से करनी है? पृथ्वी की सतह से। उसके बाद आप पहले दूसरे तीसरे स्थल पर कौन कौन से वायुमंडल की परत आएगी विचार करके बताएं। जी मित्रों, पृथ्वी की सतह से प्रारंभ होकर वायुमंडल की परतों का जो सही क्रम होगा तो सबसे पहले दोस्तों आ जाएगा हमारा क्षोभ मंडल, फिर आ जाएगा समताप मंडल, उसके बाद दोस्तों आ जाएगा हमारा मध्य मंडल, फिर वाह्य वायुमंडल और फिर बहिर्मंडल सबसे लास्ट में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न।